हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जूलॉजी में आपका जो पेपर 2 है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स उसको स्टार्ट किया था। तो आज हम उसका पहला वीडियो देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि वो पेपर किस तरह का रहने वाला है, कौन से टॉपिक्स जो हैं हम इस पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर 2 भाग में डिवाइडेड है, एक सेल बायोलॉजी का, एक जेनेटिक्स का। ठीक, तो पहले हम सेल बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, देन ओवर हम जेनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो सेल बायोलॉजी ऐसा टॉपिक है, बेसिकली आप सबने इसको पढ़ा हुआ है। इसके जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स 95% तक के टॉपिक्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो ये जो सिलेबस है सेल बायोलॉजी का एक रिवीजन टाइप का सिलेबस होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो या ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जाएंगे आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेल बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ठीक, आपको याद रहना चाहिए कि सेल बायोलॉजी के अंडर क्या क्या चीज़ें आती है। इसमें जैसे कि हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस सेल बायोलॉजी में से पूछा जाने वाला, मतलब सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। उसके अलावा हम जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। वो सारे जो टॉपिक्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिल्कुल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। हर साल हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन उन टॉपिक से ज़रूर आते हैं। ठीक है, सेल बायोलॉजी के बारे में देखें तो कुछ अगर जनरल इंट्रोडक्शन हम बोलें सेल बायोलॉजी की तो सबसे पहले वर्ड आता है सेल। ठीक है, आपने एक डेफिनेशन जब से आप सेल पढ़ रहे हो तब से ये पढ़ा होगा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आप पढ़ रहे हो हमेशा से। ठीक है, मतलब जो शरीर का स्ट्रक्चर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर का स्ट्रक्चर है और उस शरीर के अंदर होने वाले जितने भी फंक्शन हैं उसका आधार जो है वो सेल ही है। उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल ही है। इसको आप अपन ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी बोल सकते हैं। लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी में सेल हो गया आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और उसकी सेल की स्टडी करेंगे तो वो सेल बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा। बायोलॉजी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें पढ़नी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट के द्वारा दी गई, स्लाइडेन एंड स्वान, एक बॉटनिस्ट एक जोलॉजिस्ट, इनके द्वारा सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी में क्या कहा गया कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द फंडामेंटल पार्ट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट है उसके स्ट्रक्चर बनाने में और उसके अंदर होने वाले सारे फंक्शंस के लिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से अधिक सेल से बने हुए हैं। ऑल organisms are made up of one or more cells। जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से अधिक सेल के बने हुए हैं। तीसरी चीज़ इन्होंने बोली कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकलता है। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल्स arises from other, या फिर इसको आप बोलो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले से जो सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं की मल्टीप्लिकेशन से नए सेल अराइज होते हैं, नए सेल आते हैं। ये कॉन्सेप्ट था आपका सेल थ्योरी का, जो कि स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दी गई। ठीक है, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इस टर्म को एक साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्च्यू उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब भी यही होता है कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल हैं वो
जो पहले से सेल मौजूद हैं उन्हीं से आए हैं, ठीक है। अपने आप नए सेल नहीं बने, पर पुराने सेल जो मौजूद हैं उन्हीं से नए सेल की उत्पत्ति हुई है। दिस इज सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं। एक सेल से बने होते हैं तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, और एक से अधिक सेल से बने होते हैं तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। और जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही उनकी उत्पत्ति हुई होती है। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये तो आपकी सेल थ्योरी थी। दरअसल क्या है कि सेल थ्योरी और इन सब चीज़ों से अब ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया। ये वो कॉन्सेप्ट हो गया कि ये अब आप सेल थ्योरी बायोलॉजी या बायोलॉजी के केस में इसको आप बहुत प्राइमरी एजुकेशन में ले सकते हो कि अगर कोई बंदा बायोलॉजी पढ़ रहा है तो ये सारी चीज़ें उसने बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में ही पढ़ ली होगी। जब उसने बायो ठीक से पढ़ना स्टार्ट किया तभी उसने ये पढ़ लिया होगा सेल बायोलॉजी। अब हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ठीक। सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया क्या क्या था। हम बेसिकली वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ना जो आगे आने वाले पॉइंट्स, आगे आने वाले चैप्टर्स, आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको काम दे, ठीक है। जो इर्रेलेवेंट टाइप के टॉपिक है, जो काम नहीं आने वाले, वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो वैसे टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपको आगे काम दे। सेल की बात करें तो हम यहाँ पे सेल को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। सेल की अगर अपन बात करें तो सेल को हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे को हम बोल रहे हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक, ठीक। ये 2 टाइप के सेल्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, और ये सेल्स जो है इनमें डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको डिफरेंस पता होगा दैट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट सेल के बारे में काफ़ी क्लियर है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बेसिकली प्रोकैरियोटिक में क्या क्या आएंगे? आर्किया, यू बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो आर्किया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स में आ रहा है। यूकैरियोट्स की बात करें तो अपन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये जो है आपके यूकैरियोटिक सेल्स में आएंगे। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। ये सारे किस में आ रहे हैं? आपके यूकैरियोटिक सेल में। अब देखना है इनके बीच में क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। टर्म आप सबको पता होगा, पहले से आप इन चीज़ों से फैमिलियर होंगे। प्रिमिटिव और एडवांस। प्रोकैरियोटिक है तो प्रिमिटिव टाइप के सेल हैं, और यूकैरियोटिक हैं तो एडवांस टाइप के सेल हैं। कैरियोन का यहाँ पे बेसिकली मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस आपको और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डेफिनेट न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे कॉमन पॉइंट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच के डिफरेंस के लिए ये है कि यहाँ पे नो डेफिनाइट न्यूक्लियस, किसी भी प्रकार का डेफिनाइट न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है। और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। किसी भी टाइप का यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो न्यूक्लियस जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेनियस दोनों टाइप के ऑर्गेनेल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ये प्रेजेंट, ये प्लस एंटी मैंने लिख रखा है, कंफ्यूज, चलो मैं लिख देता हूँ। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स हैं वो प्रिमिटिव टाइप के हैं, जो यूकैरियोट है वो मॉडर्न या एडवांस टाइप के हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बात करें राइबोसोम आर स्मॉल एंड 70s और 80s राइबोसोम होता है, दो सब यूनिट से मिलके बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट एक स्मॉलर सब यूनिट। तो यहाँ पे 70s राइबोसोम होगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो इस चीज़ में अंतर आप समझना कि यूकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है, मतलब साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम मिलेगा वो 80s का होगा, पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम होगा वो 70s होगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिख लो कि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम आर लार्ज एंड 80s। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आर लार्ज एंड 80s का पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ डिफरेंस आप बहुत कॉमन डिफरेंस है, लोग गड़बड़ी कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम जो है वो 70s के ही होते हैं, पर यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होते हैं वो 80s के होते हैं। उसके आगे अगर अपन देखें तो डीएनए जो है या फिर क्रोमेटिन, क्रोमोसोम जो बोलो, वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड रहता है प्रोकैरियोटिक के केस में। क्रोमेटिन जो डीएनए है वो डिस्पर्स मतलब बिखरा हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है इन साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, कॉन्फाइंड इन न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें तो सेल डिवीजन जो है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के केस में बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। सेल डिवीजन थ्रू बाइनरी फिजन आपको पता होगा, दो सेल्स अलग अलग हो जाते हैं, उनके साइटोप्लाज्म भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। बाइनरी फिजन, एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज बाइनरी फिजन। यूकैरियोटिक के केस में जो सेल डिवीजन है वो माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होगा, ठीक, बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे सेल डिवीजन बाइनरी फिजन से हुआ और माइटोसिस मियोसिस से। माइटोसिस से जो नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम है वो होंगे और मियोसिस से जो सेक्सुअल क्रोमोसोम है वो होंगे, ठीक। तो ग्रोथ के लिए जो बॉडी ग्रोथ होती है ना वो माइटोसिस के कारण होती है, और जो सेल डिवीजन सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन वाले होते हैं वो मियोसिस से होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसके आगे अगर अपन देखें तो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए, ठीक है। फ्लैजिला मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन। फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलीन से बना होगा, और यूकैरियोटिक के केस में सीलिया और फ्लैजिला दोनों होंगे और दोनों ट्यूबुलिन से बने होंगे। फ्लैजिला एंड सीलिया मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन। यहाँ माइक्रोट्यूबुल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। दोनों प्रोटीन है, फ्लैजिलिन ट्यूबुलिन दोनों प्रोटीन है। इन प्रोटीन से फ्लैजिला सीलिया ट्यूबुलिन से बनता है यूकैरियोट्स में, और फ्लैजिला फ्लैजिलिन से बनता है प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पे सेल वॉल जो है प्रोकैरियोटिक के केस में वहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, और यूकैरियोटिक के केस में प्लांट में सेल्यूलोज और फंजाई में काइटिन होता है, ठीक है। तो सेल वॉल यहाँ पे किसका होता है, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन, मतलब यहाँ पे पेप्टाइड भी होता है, अमीनो एसिड भी होता है मतलब प्रोटीन भी होता है, और ग्लाइकेन मतलब शुगर भी, यहाँ पे ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ
प्रोटीन प्लस ग्लूकोज का मिक्सचर जो है वो यहाँ पे रहता है। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक के केस में तो यहाँ पे सिंपली प्लांट सेल जो है वो सेल्यूलोज से बना होगा, और जो फंजाई का सेल वॉल है, मतलब प्लांट सेल का सेल वॉल जो है सेल्यूलोज से बना होगा, और फंजाई का सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना होगा। प्लांट में क्या है, सेल्यूलोज है, और फंजाई में क्या है, काइटिन है। ठीक है, तो सेल्यूलोज और काइटिन, प्लांट में सेल्यूलोज, फंजाई में काइटिन, CHITIN। उसके बाद अगर अपन देखें तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि कोई ऑर्गेनेल है ही नहीं प्रोकैरियोट्स के पास, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा। और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, क्योंकि डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो इनसाइड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक के केस में कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, साइटोप्लाज्म में ही जो आपका डीएनए है वो है। बट यूकैरियोटिक के केस में आपका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर में है, और वहीं पे सेल जो वहीं पे डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो होगा। उसके बाद अगर अपन एक पॉइंट की बात करें तो आरएनएस जो है, या फिर जितने भी प्रकार के आरएनए होते हैं, उनकी सिंथेसिस एक स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज से हो जाती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर आरएनए के लिए, इसमें नीचे लिखने के लिए जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट इस चीज़ को आप समझ लो कि प्रोकैरियोट्स में आरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये तीनों आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि तीनों को सिंथेसाइज कर देता है। पर यूकैरियोटिक के केस में 3 अलग अलग प्रकार के राइबोसोम को सिंथेसाइज करने के लिए 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो ये 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जो कि 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए के सिंथेसिस में वर्क करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई खास कुछ मुश्किल नहीं है चीज़ें, बट इतनी ज़्यादा कॉमन है कि लोग भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि चीज़ें जो मुश्किल होती हैं वो लोगों को ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं, पर जो कॉमन चीज़ें होती हैं ना वो लोगों को दिमाग से निकाल देते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पे कोई भी डिफिनेट न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, और जो न्यूक्लियस नहीं होगा और जो भी आपके क्रोमेटिन डीएनए जो है वो जिस जगह पे पर्टिकुलर पाए जाएंगे उसको अपन वहाँ पे न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलेंगे उसको। तो ये डिफरेंस था आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेल थ्योरी जितनी छोटी सी थी वही आप कर लो, सफिशिएंट है। उसको और पढ़ना हो तो आपके बुक में दे रखा होगा, थ्योरी दे रखी होगी, कुछ डेट्स होंगे, कुछ साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने क्या क्या कहा ये दे रखा होगा। पर एक्चुअल जो आपका टेक्निकल फेज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसको अगर आप अच्छे से समझोगे तब आने वाले जो आगे हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, सेल ऑर्गेनेल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, उनको समझने में आपको सुविधा होगी। ठीक है, आज का वीडियो तो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये वीडियो में आपने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।